बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान ने जो सदर जो बाइडन को खत लिखा था, उसके जवाब में आज पाकिस्तान के 160 पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। इसके क्या असरात होंगे, इसके साथ हम बात करेंगे कि आज गुफ्तगू की है बानी PTI की बहन ने बिलखुसूस अमरीकी इंतखाबात और ट्रंप के हवाले से, और इसके साथ साथ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत को भी मशवरा दिया है। ये पार्टी के अंदर की सूरत हाल के हवाले से क्या वाज़ेह हो रहा है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज भी कोई पाबंदी नहीं थी आमतौर पर रूटीन के हवाले से, मगर उसके बावजूद भी लीडरशिप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो ये शिकायत कर रही है कि उनको बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इस पर भी बात करेंगे, और साथ साथ हम बात करेंगे कि जस्टिस गुलशन औरंगजेब जिन्होंने कल जो रिमार्क्स दिए थे, आज उन्होंने उस पर अफसोस का इजहार किया है, ये तब्दीली क्यों हुई, और साथ साथ पाक चाइना दोस्ती के हवाले से भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं बशीर चौधरी, मोहम्मद इमरान, सलमान अनीस और उमर दराज गोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और बशीर चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं ये अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने खत लिखा, उस पर तो पहले हमारी हुकूमत तनकीद करती रही कि 62 अरकान ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया, ये मुल्क की खुद मुख्तारी के हवाले से। अब हमारे अपने पार्लियामेंटेरियन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया, जो कि उसके जवाब में एक तासुर दिखाई देता है कि वो लिखा गया। क्या फ़र्क है इन दोनों खतूत में? देखिए, इन दोनों खतूत में फ़र्क ये है, जो बज़ाहिर नज़र आता है वो ये है कि अब बाकी जो अमेरिका है, वहाँ पर जो लॉबिंग है वो बड़ा एक किस्म का, जिसको कहते हैं ना, एक लीगल मैटर है। वहाँ आप अरकाने कांग्रेस को और अरकाने सेनेट को पैसे देकर जो है वो लॉबिंग कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप अरकान को लीगली पैसे दे के लॉबिंग नहीं कर सकते। तो इस जब अमेरिका के लोग खत लिखते हैं, बज़ाहिर वो इंसानी हकूक को बुनियाद बना के जो है वो इस तरह के इक़दामात उठाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि वो अपने जायज़ कंसर्न जो है वो उनको उठाते हैं, और इंसानी हकूक के बड़े हकीकी मामलात उनके सामने होते हैं, जिनको लेके वो सदर को या बाकी जो उनके ओहदेदारान हैं उनको खत लिखते हैं। और ज़ाहिर है, जब अमरीकी अरकान ने ये अपने सदर को ये खत लिखा है कि पाकिस्तान में बानी PTI जो हैं उनके उनके ऊपर मुश्किलात हैं, उनकी जमात के ऊपर मुश्किलात हैं, और काफ़ी हद तक उनमें सदाकत भी है, तो उसमें उन्होंने अपने खदशात का इज़हार किया है। तो जवाब में जब पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक स्टेप लिया है, और उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को ये लिखा है कि चूँकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान के अपने कवानीन हैं, पाकिस्तान की अपनी अदालतें हैं, और अगर पाकिस्तान अपने किसी शहरी को, चाहे वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ही क्यों ना हो, उसको कोई सज़ा सुनाती हैं, या उसके खिलाफ पाकिस्तानी अदालतें कोई कार्रवाई करती हैं, या पाकिस्तान के कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे कोई कार्रवाई करते हैं, तो किसी दूसरे मुल्क को ये हक नहीं पहुँचता, या किसी दूसरे मुल्क के अरकान पार्लियामेंट को ये हक नहीं पहुँचता कि वो उसपे दखल अंदाज़ी करें, उसपे तबसरा आराई करें, या उसमें किसी किस्म की मुदाखलत का मुतालबा करें। और इस मौक़िफ़ को खुद अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जमान ने भी जो है वो तस्लीम किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान या उनकी जमात का जो भी मामला है, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और सफ़ारती सतह पर इसको ऐसे ही देखा जाता है। लेकिन ज़ाहिर है, एक ख़त जो है वो लिखा गया, और उस ख़त के जवाब में यहाँ से भी ख़त जो है वो लिखा गया है। तो बुनियादी तौर पर इन दोनों खतूत का, सिवाय इसके कि एक गिमिक है, एक कह लें जी कि एक तरह से पैगाम रसानी है। इसके अलावा इसका ना कोई आईनी और ना ही कोई कानूनी कोई जवाज़ है, ठीक स्टैंडिंग्स है। हैं, ना ही इस पे कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है। एक कार्रवाई है, एक कागज़ी कार्रवाई है, जो दोनों अरकान अरकान ममालिक के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से की गई है। ठीक है। अब ये ख़त की कार्रवाई भी तो ज़ाहिर है हमारे मुल्क की सियासत में बड़ी प्रोमिनेंट होकर आ गई है ना। ख़त और जजेस के ख़त, कतरी ख़त, और फिर ये वाले खतूत आ गए हैं। इमरान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप समझते हैं कि इस तरह के जो खतूत हैं, चाहे वो सदर जो बाइडन को लिखा जाए, या उसके जवाब में या उसके रिएक्शन में हमारे पार्लियामेंटेरियन लिख दें वज़ीर आज़म को, क्या ये मुल्की सियासत या इंटरनेशनल सियासत पर कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं? थैंक यू सो मच एतजाज। इस तरह के खतूत का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता, सिवाय एक बड़ी खबर बन जाती है। यह है कि अगर अमेरिका के कांग्रेस अरकान लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ी खबर बनेगी, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको हाईलाइट करेगा। पाकिस्तान वालों ने लिखा है तो उस तरह की खबर नहीं बनेगी, लेकिन लोकल मीडिया और लोकल सतह पर वो अंडर डिस्कशन मामलात आते हैं।
अगर इस खत से हमें इतना ज्यादा मसला था जो कांग्रेस के अरकान ने लिखा, और जैसे कि आज हुकूमती अरकान की जानिब से एक जवाबी खत लाया गया है, तो इसमें फिर जो हुकूमती जमातें हैं उनके पार्लिमानी लीडरान, जैसे कि खुद वजीर आजम साहब को भी इस पे फिर दस्तखत करने चाहिए थे, या फिर बिलावल भुट्टो साहब, आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, तो इस तरह के किसी बड़े लीडर के इस खत पे दस्तखत मौजूद नहीं है। ये एक रस्मी कार्रवाई की गई है आज हुकूमत के पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से। इसके अलावा इसका कोई बड़ा मकसद नजर नहीं आता। आप इसके मंदरजात देख लें, वही 9 मई की बातें, वही सारा इमरान खान की हुकूमत और उनके जो एहतजाज हैं उसको फसाद कहना, इंतशार कहना, जो हुकूमत एक लाइन लेके चल रही है वही बातें इसमें भी रिपीट की गई हैं। कोई लॉजिकल अगर फिर आप बात करते हैं तो फिर आपको जो अमेरिकन कांग्रेस के अरकान के खत में लिखा गया है कि इलेक्शन के ऑडिट के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया था, तो जवाब उसका इस तरह से आना चाहिए था कि हम इंटरनेशनल फोरम पे इंटरनेशनल जो मुबसरीन हैं उनकी मौजूदगी में हम इलेक्शन ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं। जो फार्म 45, फार्म 47 का मामला है, वो दुनिया के जो बेहतरीन इलेक्शन के पैनलिस्ट हैं वो पाकिस्तान में आ जाएं, उनको दावत देती हुकूमत कि आके आप हमारे इलेक्शन का ऑडिट करना चाहते हैं, हमारी यहाँ पे शफाफियत के हवाले से कोई अगर आपके सवाल हैं तो हुकूमत आपको मुतमईन करेगी। तो इस तरह के जो पॉइंट्स अगर इस खत में शामिल होते तो फिर ये एक बहुत बड़ी खबर बनता और ये इस तरह से होता कि हुकूमत इस चैलेंज को कबूल करती। लेकिन हुकूमत बैक फुट पे है। यहाँ पे तो सिर्फ हमारी जो मकामी अदालतें हैं वहां पे हुकूमत उस तरह से अपने केसेस की पैरवी करने के लिए तैयार नजर नहीं आती। ये तो फिर इंटरनेशनल फोरम पे जितने भी सवालात हैं वो सवालात ही हैं, उनके जवाबात हमारी हुकूमत के या उनके नुमाइंदों की तरफ से अभी तक सामने नहीं आ नहीं रहे। दिए। ठीक है। अच्छा सलमान, आप क्या समझते हैं कि जाहिर है ये शिकवा जवाब शिकवा ही है ना, खत जवाब खत आ रहा है, लेकिन इसमें कंटेंट में बड़ा फ़र्क है। उस कंटेंट का जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने लिखा उसमें जो कुछ डिमांड की गई जो उसका जवाब नहीं दिया गया, लेकिन बहरहाल खत जवाब खत हो गया। और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि क्या ये कार्रवाई है इसी तरह ये जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं वही होगी? और इसके साथ साथ जाहिर है जब हम खत की बात करते हैं तो एक खत आपको याद होगा जिसका बार बार जिक्र पीपल्स पार्टी करती है, मियाँ साहब भी खैर अब वो जिक्र करने लगे कि एक खत के जवाब एक वज़ीर आज़म घर भी गया था तो खत ना लिखने की बुनियाद पर, लेकिन अब खत लिखे जा रहे हैं, इसका भी कोई असर देख रहे हैं आप? क्या असर होना है? जिस तरह हमारे सारे दोस्त फाजिल बात कर रहे हैं, देखें एक रस्मी कार्रवाई है, सब ने वो अपना अपना जो उसके अंदर हिस्सा है वो डाल दिया है। वो आपको याद होगा बचपन में गाना सुनते होते थे, चिट्ठी ज़रा सैयां जी के नाम लिख दूँ, हाल दिल उसमें सारा तमाम लिख दूँ। तो बस ये वो हाल दिल ही लिख रहे हैं। अब ये चिट्ठियाँ लिखने से और ये ख़तबाजी करने से जो आपकी लोकल और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगी। ग्राउंड रियलिटीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन आपका ये लॉबिंग फर्म्स के हवाले से आप कह लें। आज के मेरे ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो उनके स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर्स, उनसे इसी हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने यही जो है वो जवाब दिया और यही उन्होंने उसका खदशा किया कि मेरी भी नज़र से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की पोस्ट वगैरह गई हैं। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उसके अंदर जिक्र था गालिबन कि ये जोइश लॉबी है, जो ये 62 अरकान जिन्होंने ये साइन की थी और ये एक लॉबी को रिप्रेजेंट करें, तो उन्होंने उसके ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वही थी कि क्या ही बेहतर होता कि ये जो मामलात हैं वो मेरिट्स के ऊपर उठाए जाते, इसके अंदर गवर्नेंस के ऊपर बात होती या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हवाले से बात होती। ये एक रिलीजियस कॉनोटेशन के अंदर बात की गई है, तो वी रियली डोंट वांट टू टेक इट फर्दर, और वो बात वहीं पे जो है वो दबा दी गई। तो हमारी तो जो ये अशराफिया है, अरकान असम्बली जो हैं, उनसे जाके पूछें कि अगर उन्होंने कोई इस किस्म का ख़त लिखना ही था और इंतशार का जिक्र किया ही था तो जो पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्ते से एक्टिविटी है उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। और वो ये था कि जो कैदी नंबर 804 है उसको मुस्तकिल तौर के ऊपर उनको इन कम्युनिकाडो किस तरह किया जाए, क्योंकि देखें जब वो खामोशी इख्तियार करते हैं तो मुल्क के अंदर इंतशार ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपने जिस तरह नोट किया होगा कि गालिबन 3 या 4 अक्टूबर को उनसे आखिरी दफ़ा को मुलाकात हुई थी और उसके बाद कोई बहुत तफसीली मुलाकात या सियासी जो उनकी पार्टी है उसकी कोई तफसीली मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके ऊपर अब सारा शाखसाना चल रहा है और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है कि हाय खान साहब से उनकी टीम को मिलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा ही है, मेरा ख्याल है ये जो 160 अरकान ने ख़त लिखा है पाकिस्तान के अंदर, क्या ही बेहतर होता कि वो उसके अंदर ये लिखते
और डिमांड करते अपने वज़ीर आज़म से कि सारे काम तुसी छड्डो, पहले इस बंदे का मुंह बंद कराओ, क्योंकि जड़ा बंदा है इसके मुंह खोलने की वजह से आपके मुल्क में इंतशार होता है, और जो बाकी उन्होंने सारी बातें की हैं। तो देखें, कॉन्क्रीट काम तो हम फिर भी पूरा नहीं करते। एहतजाज भी जो है वो हाफ हार्टेडली को मुंह रखने को, कोई जमा खर्च करने के लिए, ज़बानी जमा खर्च करने के लिए हम कर लेते हैं। वी डोंट वांट टू सब्सटेंशिएट दोज थिंग्स, और ये ज़्यादा तकलीफ दे बात है। और जो ये अरकान का मामला है, मैं तो हमेशा आपको पता है नकीस में कहता हूँ कि अशराफिया के मामले हैं, ये अमीरों के चोचले हैं, उन्होंने उसको ख़त लिख दिया, उन्होंने उसको ख़त लिख दिया। नहीं, इस खत में तो उन्होंने वो बात लिखी ना इंतशारी वाली, और 9 मई और वही। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने खान साहब के बयानबाजी पे पाबंदी की बात नहीं ना की, उन्होंने उसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा डिफरेंट रखा है। मेरे ख्याल में अगर इस खत का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज किया जाता तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उसके बहुत अच्छे असरात जो हैं वो आ सकते थे। एंड आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर। वैसे अगर आपने अभी नोट किया हो तो आज 2-4 दिनों से कुछ और एक्टिविटी है। बुशरा बीबी ने जो है वो ड्राइविंग सीट ले ली है, पीटीआई बीबीसी ग्रुप एक्टिवेट हुआ है, आज वो लाहौर के बिल्कुल अंदर है। सही, उस पर भी बात करते हैं जरा सियासत के बारे तो में। आपको पता है खान साहब के बहुत सारे हैं मार्केट में। जी ठीक है। अच्छा उमर दराज गुंदल, आप क्या समझते हैं? हम खत का जिक्र कर रहे हैं, इसके असरात की बात कर रहे हैं, इसमें जो कंटेंट में जो बयानिया वही इंतशारी, वही 9 मई वही बात की गई, क्या इसके अलावा हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है? और फिर जिस तरह से अभी इमरान ने या सलमान ने भी बात की कि फिर उसका लॉजिकल जो है, बिलखसूस इमरान ने बात की कि वो जवाब दिया जाता जो अमरीकी कांग्रेसमैन ने लिखा। तो आप क्या समझते हैं इन दोनों खतूत के हवाले से? मेरे ख्याल से इस खत को लिखने वाले भी हंसे होंगे, उनको उनका हासा छूट गया होगा कि वो अमेरिका को क्या लिखेंगे। होना तो ये चाहिए था कि हम उनको लिखते एक एक करके कि देखिए आप हमारे इलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमारा इलेक्शन तो दुनिया का साफ शफाफ इलेक्शन है, आप बताएं ना कि आपके इलेक्शन के अंदर धांधली कैसी होती है, आप बताएं ना कि अमेरिका के अंदर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जीतने वाले आरओ के कमरों में कैसे हार जाते हैं, आप बताएं ना कि हम इलेक्शन खुलने के डर से आपने इस बार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बदल दिया, पूरी कानून साजी बदल दी है। तो ये इस किस्म का खत आता तो समझ भी आती। ये तो मेरे ख्याल से अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। कौन लोग खत लिख रहे हैं? वो जो इस पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, वो जिनके अपने मैंडेट के ऊपर सवाल है, वो जिनके हवाले से पूरी दुनिया क्या उनके घर वाले भी उंगलियां उठा रहे हैं, उनको भी यकीन नहीं था, वो सोए हुए थे, उन्हें सुबह उठा के जगा के कहा गया उठो भाई बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और अपनी जीत के बारे में खुद ऐलान कर दो। कहा हाँ हम जीत गए हैं, उनका जीत गए हैं तो बाहर जाके जस्टिफाई करो इस बात को। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है। और आप ऐसी सूरत हाल में भाई वो कल आईएमएफ के मामले के ऊपर आपको करेंगे, आपके यूज क्यों मोड़ेंगे, आप क्या जवाब देंगे? आपके इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने एक कमेटी बना दी और कुछ एक उनके फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आ गई तो आपकी दौड़ें लग जाएंगी, आप पता नहीं कहां कहां जाएंगे। क्या मजाक कर रहे हैं? अपना घर सीधा करें, इन हाउस करें, इन ऑर्डर करें, और आप बढ़ के मार रहे हैं कि हम पता नहीं आपके खत से क्या हो जाएगा। आप शुक्र करें कि आप क्या समझते हैं? सदर ईसाइयों के ऊपर तस्वीर बनाने का मौका मिल गया। इसकी जरूरत क्यों पेश आई हमारे पार्लियामेंटेरियंस को? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्या तवक्कुह है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बहुत पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बुनियाद के ऊपर यूएन जनरल असेंबली का इजलास बुला लिया जाएगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया जाएगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ये हो गया है। तो आप देखिए कि आप तो दुनिया के अंदर जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस सकते में आ गया होगा। भाई अपनी पहले कानूनी हैसियत तो वाजे करो, पहले ये तो लोगों को बताओ, अमेरिका को मत बताओ, पाकिस्तान के लोगों को बताओ कि हम वही हैं जिनको आपने पोलिंग स्टेशन में जिताया था। पाकिस्तान के लोगों को तो यकीन दिलाओ पहले, और लोगों को क्या अपने घर वालों को यकीन दिलाओ कि आप लोग वाकई जीते हुए हो। सही है। अब इसी के साथ ही जाहिर है, अब ये जाहिर है आइडिया कहाँ से आया, और बिलखसूस जो जेन्युइन इशूज़ है आवाम के, उस हवाले से खतूत या उस हवाले से कोई बात क्यों सामने नहीं आती, ये सवाल जगह पर मौजूद है। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ेंगे। बशीर चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये खत वाला मामला तो ज़ाहिर चल रहा है, इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं दिखाई दे रहा, ये वही शिकवा जवाब शिकवा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरह से गुफ्तगू की बानी पीटीआई की हमशीरा अज़मा खान ने, और ये सवाल किया गया कि ट्रंप आ गए तो फिर आप कितने पुरुमीद हैं, तो उन्होंने कहा वो हम उनकी कॉलोनी थोड़ी हैं और वो हमारे अब्बा थोड़ी हैं, वो आपने पूरी गुफ्तगू सुनी है। तो उन्होंने कहा ये हमारा अपना दाखिली सियासत है, हमारे अपने मसाइल हैं, अमेरिका कौन होता है। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से बिलखुसूस वज़ीर आज़म वज़ीर दिफा के बयानात भी हैं कि हमारा वो वेंटिलेटर है। तो कितना एक फ़र्क आप देख रहे हैं इस सूरत हाल में, और क्या हिकमत अमली देख रहे हैं बिलखसूस जो अमरीकी इंतखाबात क्या पाकिस्तान पर इम्पैक्ट का हम जिक्र करते हैं, उससे क्या आप असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं हमारी सियासत पर? देखिए, ये जो अलीमा खान साहिबा का बयान आया है, ये तो तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की पूरी सोशल मीडिया कैंपेन है,
इस बयान ने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया जो कैंपेन है, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपना एक बयानिए को, तहरीक इंसाफ के बयानियों को प्रमोट करने के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिश करते हैं, ये तो उनका बयानिया है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान का दोस्त है। ट्रंप जो ही इक़्तिदार में आएगा तो मुल्क के पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो ट्रंप के तर्जमान हैं वहाँ अमेरिका में, और वो पाकिस्तानी हैं बुनियादी तौर पर, साजिद तारड़, जब उनसे ये सवाल किया गया, जिस तरह आज अलीमा खान ने कहा कि जी कि वो ट्रंप कौन सा हमारे अब्बा हैं, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने ये कहा था कि क्यों ट्रंप जो है वो इनकी फूफी का पुत्र है कि वो इमरान खान को रिहा करवाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा माहौल क्रिएट किया गया था सोशल मीडिया पे, ये तो तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से था कि अगर अमेरिका में ट्रंप जीत जाता है तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान की रिहाई अमल में आ सकती है और मुमकिन हो सकती है। और सिर्फ ये नहीं है कि ये सोशल मीडिया पर बात हो रही है, बल्कि ये संजीदा लेवल पर भी और संजीदा महफिलों में भी इस पर बातचीत होती है। मेरा ज़ाती ख्याल इसमें यह है कि अगर अमेरिका में इस तरह की कोई लॉबी तहरीक इंसाफ कर भी रही थी, तो इसको किसी तौर पर भी सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था कि अगर के ट्रंप के आने की सूरत में इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ दिलवाया जा सकता है। कुछ किताबी बातें होती हैं कि जैसे हम ये कहते हैं जी कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारी अंदरूनी सियासत है, हम इसमें हमारी अपनी अदालतें हैं, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जब अमेरिका जैसा मुल्क किसी दूसरे, यानी हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई मुदाखलत करता है तो हुकूमतें या इदारे जो है वो उसकी बात मानते हैं। बहुत सारी जो है वो इंटरनेशनल मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं जहाँ पे जाके हम हमारे इदारों को और हमारी हुकूमतों को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं, और सारी जमातें करती हैं। अगर आपको ये याद हो कि जब साइफर आया था तो उसका नाम जो है वो बहुत बाद में अमेरिका का सामने लिया गया था। पहले सिर्फ इमरान खान साहब ने भी वो खत लहरा के कहा था जी कि हमें धमकी दी गई है, मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाते हैं। तो ये मामलात होते हैं अपनी जगह पे, जिनको सफारती सतह पे सामने रखा जाता है। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ कोई लॉबिंग कर भी रही थी तो उसको सीक्रेट रखना चाहिए था और वहीं सही। पे उसको अंदरून खाना करना चाहिए था। रही बात ये कि अमेरिका के इंतखाबात की पाकिस्तान पर असरात क्या होते हैं, बज़ाहिर मेरा ख्याल है कि अमेरिका जितना बड़ा मुल्क है और जितनी बड़ी वो सुपर पावर है, उसके लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क की कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं है, ख़ास तौर पर जब वो अफ़गानिस्तान से भी निकल चुका है। सिवाय इसके कि अमेरिका जो है वो इस खित्ते में चीन के मुकाबले में एक ब्लॉक खड़ा करना चाहता है, लेकिन वो ब्लॉक अभी तक वो नहीं खड़ा कर सका, क्योंकि पाकिस्तान की भी हिमायत उसको उस तरह से चीन के खिलाफ हासिल नहीं है। इंडिया की हिमायत होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो उस तरह से खुल के चीन के खिलाफ नहीं जा पा रहा, क्योंकि बहुत सारे चीन के और इंडिया के आपस में जो फाइनेंशियल और माशी स्टेक्स हैं, जिनको किसी सूरत भी इंडिया जो है वो रद्द नहीं कर सकता। और बाकी जो ममालिक हैं, ज़ाहिर है रूस पहले ही चीन के साथ अलाइन है। अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका का डसा हुआ है, और नई जो इस वक्त का जो अफ़गान सेटअप है हुकूमत का, उनकी भी चीन के साथ एक अच्छी दोस्ती है। तो उसके बाद पाकिस्तान में अमेरिका के कुछ स्टेट्स सियासत पर बहुत तो ज़्यादा ज़्यादा असरात नहीं है। ठीक है। अच्छा इमरान, आप क्या समझते हैं? आप एक तो ज़ाहिर है इस हवाले से भी हम बात कर रहे हैं कि अमरीकी इंतखाबात ट्रंप के आने से क्यों पीटीआई के हलकों में ये बात जो है वो की गई, ज़ाहिर है इस पर बहुत सी बातें उनकी जानिब से भी की गई। दूसरी जानिब हम ज़रा दाखिली सियासत पर जिक्र करें तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा हमने तो कई बार जो है मुक़्तदर हलकों को कहा है कि वो इसमें मुदाखलत ना करें और इंतखाबात के नताइज को जो है वो हम चैलेंज करेंगे, अदालतों में चैलेंज करें। एक मरतबा फिर उन्होंने ये बात की है। क्या आप समझते हैं ये चैलेंज हो पाएंगे और फिर सूरत हाल वापस जा पाएगी? एहसास पहले तो मैं अमेरिकन इलेक्शन पे बात करना चाहूँगा, बशीर चौधरी साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए कि जैसे एक लोकल हमारी एस्टेब्लिशमेंट होती है, इस तरह से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी होती है और उसका खासा रोल होता है। और जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी खिता हो, वहाँ पर अमेरिका के अगर इंटरेस्ट हैं तो फिर वो वहाँ की हुकूमतों को भी वॉच करता है। वहाँ पर अपने जो उसके पसंदीदा लोग होंगे, चाहे डेमोक्रेट्स की हुकूमत हो, चाहे ट्रंप की गवर्नमेंट आ जाए, तो दोनों के इत्तेहादी मौजूद हैं। और आप देखें कि अमेरिका में
जैसे मुस्लिम लीग नून तो इतना ज्यादा मतलब इन्होंने शायद शुरू से ही इस कॉन्सेप्ट पे गए नहीं है या अब थोड़ा सा सीख रहे हैं। लॉबिंग वाला जो काम है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा से वहां पर जो है उनके लॉबियस्ट भी रहे हैं और एक्टिव रोल भी प्ले करती है, लॉबिंग भी करती है। और फिर जब जब डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है तो पीपल्स पार्टी के जो मिजाज होता है पाकिस्तान में या पीपल्स पार्टी का जो रोल होता है वो थोड़ा ज्यादा मुतहरक हो जाता है। इसी तरह से ट्रंप का इमरान खान के साथ जो रिलेशन रहा है, जिस तरह से इमरान खान का जो अमेरिका का एक विजिट था वो सक्सेसफुल रहा। फिर अभी अपनी इलेक्शन कमीशन जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो मुख्तलिफ उनकी मुस्लिम वोट और पाकिस्तानी वोट लेने के लिए, तो ये सारी चीजें वो पूरे ऑप्शंस को अपने मोबिलाइज करेंगे। और जब अगर ट्रंप की गवर्नमेंट आ जाती है तो पाकिस्तान में भी वो अपने स्टेक्स देखेंगे कि किस पार्टी के साथ वो चल सकते हैं, तो उसी तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। थोड़ा सा एक कमेंट करूंगा अलीमा खान के हवाले से कि जो अलीमा ने आज स्टेटमेंट दी है वो बड़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट थी। और खासतौर पर जो लतीफ खोसा ने एक टीवी शो में बैठ के, एक तो वो काफी अरसे बाद मंजर आम पे आए और फिर सारा का सारा उन्होंने सहारा लेने की कोशिश की ट्रंप का, तो उस पे फिर अलीमा खान ने एक तरह से उनकी सर्जनिश की है कि हाँ वो ट्रंप को हमारा अब थोड़ी लगता है कि वो हमारे लिए आएगा और इमरान खान को छुड़ाएगा। और एक दफा उन्होंने वर्कर्स को झंझोड़ा है कि आप ट्रंप से उम्मीदें ना लगाएं, आपने ही करना है जो कुछ करना है, चाहे सड़कों पे आए या जैसे सलमान अकरम राजा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं। और इलेक्शन का जो ऑडिट का मामला है, ये मामलात अगर सुलझाने ही होते तो फिर बिगाड़े ना जाते। इस तरह से जो रात गए, जो नताइज की हमने उल्टी गिनती देखी कि एक दफा से जो जीत रहे थे आधे घंटे बाद जब रिजल्ट रुके और फिर वही 20,000 25,000 के मार्जिन से वही हार गए, तो ये सारी गेम जिन्होंने बिछाई थी वो उन्होंने अब सुलझाने के लिए तो नहीं की। अब ये जो तरमीम देख लें, अब ये सारे मामलात, तो इलेक्शन का ऑडिट होना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, आप क्या समझते हैं ये क्या वजह है? हम बैरिस्टर सलमान अकरम की भी बात कर रहे हैं, एक तो विद इन पार्टी उन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से जो बयान दिया वो यकीनन आपके सामने है। उन्होंने कहा कि वो खुद को ठीक कर लें वरना इंटरनल का जो है कार्रवाई हो सकती है। ये शेर अफजल मरवत का पीटीआई में आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बहुत शानदार मुस्तकबिल है उनका। देखें, जब पीटीआई अपने वर्कर्स की और अपने एक्टिविस्ट की सिलेक्शन इस बात पे करेगी कि कौन ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गाली देता है, कौन अपनी ऑपोजिशन को ज़्यादा लताड़ता है, कौन टॉक शोज़ के अंदर जाके लच्चेदार गुफ्तगू कर सकता है, किसकी जो है वो डिजिटल मीडिया पे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोइंग बढ़ रही है इससे क्योंकि वो लोगों को जो है वो बुरा भला कह रहा है, तो फिर ऐसे ही गौहरे नायाब पैदा होंगे ना शेर अफजल मरवत साहब जैसे, और यहाँ पे को अरस्तु और सुकरात आएंगे। जिस किस्म का यहाँ पे टैलेंट पूल माशाल्लाह से पीटीआई ने इकट्ठा किया हुआ है, एक से एक नगीना, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो सीएम केपी देखें, वो मौला जट एक अलहदा 2024 वर्जन वो एक लॉन्च हुआ हुआ है, ये इधर से शेर अफजल मरवत लॉन्च हुए हुए हैं। वो फवाद चौधरी साहब इतने खूबसूरत आदमी हैं, जब ये दौरे हुकूमत में थे तो एक वो हमारी आपा थी, उनको इन्होंने लॉन्च किया हुआ था, फिरदौस आशिक अवान। फिर एक अदर उन्होंने अपना ही शहजादा रखा हुआ था फवाद चौधरी। बात करने की तमीज़ नहीं है, एथिक्स मोरालिटीज़ का पता नहीं है, पॉलिटिक्स की अलिफ बे का नहीं पता, सियासियात सैटरडे लाउंज के अंदर बैठ के काउच कल्चर के ऊपर सीखी है। तो यही टैलेंट आना है ना मेरा प्यारा भाई। और ये जो सियासत है जो पीटीआई परवान चढ़ा रहा है, ले दे की, गालम गलोच की, लोगों को नीचा दिखाने की, ट्रोलिंग की, उसके ये लोग किंग हैं, उसके पीछे पूरा उसका ट्राइब है, उसके तरह के और जाहिल लोग हैं जो उनको फैन फॉलोइंग में शामिल हैं। वो किधर किसी की कोई बात सुनते हैं, कोई दलील सुनते हैं, उनका मकसद ही है। अकरम राजा तो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं ना शेर अफजल सर। इनकी पूरी पार्टी जो है ना वो इस वक्त सैटरडे नाइट पार्टी बनी हुई है। आप यकीन करें इनका कोई काम नहीं है, ये सारे टिक टॉकर हैं। आप लोग तो सीएम पंजाब के ऊपर क्रिटिसाइज करते थे और बड़ी क्रिटिसिज्म हुई। पीटीआई की पूरी पार्टी एक टिक टॉकर पार्टी है। अगर किसी को शक हो तो जो एक दिन पहले 2 दिन पहले इंग्लैंड के अंदर हुआ है आपके साबिक चीफ जस्टिस के साथ, वो एक छोटी सी मिसाल है। इनका काम ये है कि हुल्लड़बाजी की जाए, एक अच्छी सी रील बनाई जाए, उसको अपलोड किया जाए ताकि उनके हल्का अहबाब के अंदर जो है ना ओ वाओ वाला फैक्टर आ जाए। दैट्स अबाउट इट। इनसे पूछे इनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट क्या है, इनसे पूछे इनका एजेंडा क्या है, इनसे पूछे इनका मैनिफेस्टेशन क्या है, इनसे पूछे गरीब आदमी के लिए इन्होंने क्या किया है। किसी को कुछ पता नहीं होगा।
इधर से इमरानिश निकल रहा है, उधर से इंसाफिश निकल रहा है, उधर से शल्दाना गुलजार आ रही है, उधर से वो जनाब जी ये अली मोहम्मद खान लॉन्च हुआ हुआ है, असद कैसर एक अलहदा जी भी हुल्लड़बाजी है। ये ठीक पार्टी है, आप कहते हैं इंटरनली जो है इनमें इख्तिलाफात जो है वो जिन्होंने इनको तोड़ना था उन्होंने इसको तोड़ा नहीं है, रेजा रेजा कर दिया हुआ है ये पार्टी। अब आप यकीन करें कोई 10 साल लगेंगे, खान अगर आ भी गया तो उसको दोबारा से सब पार्टी को जो है ना एक जगह पार्टी आप समझते हैं टूट चुकी है। ठीक है, अब उमर दराज गोंदल, एक तो जाहिर है इंटरनल जो इख्तिलाफात हैं, इस हवाले से भी आपका कमेंट चाहूँगा। साथ ही उमर अयूब ने जिस तरह से बात की कि लीडरशिप को जो है वो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो इस वक्त की पीटीआई की लीडरशिप है उनको बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो क्या वजह है, हुकूमत की जानिब से रवैया क्यों रखा जा रहा है? जैसे अभी सलमान कह रहे हैं कि इतनी हद तक उनको कमज़ोर कर दिया, पार्टी को तोड़ दिया गया है और इख्तिलाफात जो हैं वो शदीद हैं, तो उसके बाद मुलाकात के हवाले से मामला अभी तक क्या वजह है कि नहीं करने दी जाती उनकी क़यादत को? अच्छा, क्या इख्तिलाफात और पार्टी को क्या तोड़ दिया गया है? आज से 2 साल पहले क्या बैरिस्टर गौहर सोच सकते थे कौमी असम्बली का मेंबर बनना? क्या शेर अफजल मरवत सोच सकते थे? क्या मुबीन गुजरावाला से खुरम दस्तगीर को हरा के पहुंचने का सोच सकते थे? क्या लतीफ खोसा लाहौर से सारी उम्र उल्टे लटक जाते तो इलेक्शन जीतने का सोच सकते थे? ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर इमरान खान ने हाथ रखा और ये असेंबलियों में पहुंच गए। मुझे ये बताइए, जरा ये बताते चलें कि जो आपके पीटीआई के पुराने लोग थे जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी, जाने दी, हमाद अजहर साहब कहाँ हैं? उनका कोई पता नहीं लग रहा, वो आजकल गायब हुए हुए हैं। शहरियार अफरीदी साहब कहाँ हैं? वो नहीं नजर आ रहे आजकल स्क्रीन के ऊपर। शंदाना गुलजार साहिबा कहाँ हैं? जरा जिक्र करते जाए मेरी नॉलेज के लिए जवाब सुन जी। मैं आपकी इस बात का भरपूर एहतराम करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जो इख्तिलाफात हैं, ये पार्टी टूट गई है। क्या असद उमर के जाने से बड़ी पार्टी टूट गई है? क्या परवेज खटक के जाने से, नई पार्टी स्टैब्लिश करने से ज्यादा पार्टी टूट गई है? क्या पंजाब के अंदर जहांगीर खान तरीन, अलीम खान के जाने से ज्यादा पार्टी टूट गई है? नहीं। पाकिस्तान की सियासत की हकीकत अडियाला जेल में बैठा हुआ शख्स है, जब तक वो मौजूद है मेरा नहीं ख्याल के इख्तिलाफात किससे होंगे। क्या बैरिस्टर गौहर इमरान खान की मकबूलियत को मात दे देंगे? क्या उमर अयूब दे देंगे? क्या सलमान अकरम राजा दे देंगे? कोई XYZ देगा? नहीं। वो सलमान अनीस साहब को अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें, ये कौमी असेंबली के मेंबर बन जाएंगे। हो सकता है वो घर वाले वोट ना दे, लेकिन पूरा मोहल्ला और पूरा पिंड और पूरा हल्का देगा और लाइटर नोट। इसी वजह से जो गौहरे नायाब आप देख रहे हैं ना, और जो तूफाने बदतमीजी आप देख रहे हैं, ये जेड़े तुसी हर कुत्ते बिल्ले नु वोट देते ना, ओदी वजह तो ये अरकाने पार्लियामेंट ये गुत्थम गुत्था होए ने। प्लीज नहीं, मेरे ख्याल में ये अल्फाज बिल्कुल ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, वो तो आप इनके अपने मेंबर्स को नहीं पता उन्होंने क्या करना है। मेरा प्यारा भाई, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे लोगों को छोड़ के भाग गया चाइना चौक पे। सुन लेना, गुजारिश उमर दराज का जवाब सुन लें सर। ये नहीं जाना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, उन्होंने किसी खातून की बेहुदा तस्वीर हेलीकॉप्टर से नहीं फेंकी, उन्होंने किसी के पेट फाड़ने की बातें नहीं की, उन्होंने नीली पीली टैक्सी की बात नहीं की। बहुत सारा माजी है, लेकिन उन्होंने आसिफ अली जरदारी की बहन को उठाया अस्पताल से, लेकिन उन्होंने पीसी के कराची के अंदर कमरे तोड़े। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कम से कम 10 सहाफियों के प्रोग्राम बंद करवाए। जी प्लीज चलते जाएं सर, आप अपने उस पे बात कर लीजिए यार, इतनी इंटरेस्टिंग बात करते हैं ना। मैं उमर भाई से मुकाबला, लेट हिम कंप्लीट प्लीज, मुकालमा होना चाहिए। सो ये सारे वो अरमान हैं, ये ख्वाहिशें हैं सलमान भाई की और बहुत सारे लोगों की। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे आप जानते ही हैं कि वो क्या होता है। तो बात सिर्फ इतनी है, 8 फरवरी को हमने देखा कि यहाँ इस कुराए अर्ज के ऊपर चश्मे फलक ने ये देखा कि सब अंदाजे गलत साबित हो गया। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक काम कीजिए, तमाम तर रियासती प्रोटोकॉल के साथ, रियासती सरपरस्ती के साथ जनाब नवाज शरीफ को वापस बुलाइए। उन्हें कहिए कि लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा रख लीजिए, तमाम सरकारी रियासती वसाइल इस्तेमाल कर लीजिए, जिसमें जरदारी साहब जैसा मकबूल रहनुमा, जिसमें बिलावल भुट्टो जैसा एक नौजवान रहनुमा, मरियम नवाज जैसी एनर्जेटिक CM, ये सब लोग आ जाएं। और दूसरी तरफ एक मौका दे दें कि आप अडियाला से बाहर एक शख्स को 5 मिनट लाएं और अवाम को कहें कि कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, शेलिंग करें और उसके बाद जरा मंजर देखिएगा। तो यही पाकिस्तान की हकीकत है जिसको आप झुटलाना चाहते हैं। नहीं झुटला सकते, आप मेरे साथ सलमान साहब को किसी वक्त भेज दीजिएगा, मैं इनको लाहौर के गलियों, बाजारों, सड़कों से सर्वे करवा दूंगा। कहेंगे तो इस्लामाबाद से करवा दूंगा, कहेंगे कराची से करवा दूंगा, कहेंगे तो गड़ी खुदाबख्श चले जाएंगे, तो इनको पता चलेगा पाकिस्तान ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझने वालों के लिए इस वक्त क्या निशानियां है।
तो ये सारी बातें सही। हैं, इख्तलाफात। मैं आपकी ये बात से वो- बिल्कुल उमर साहब एग्री करता हूं। इसमें सिर्फ 1 सेकंड 30 सेकंड लूंगा, आपकी चीज ऐड कर लें कि ये जो खान साहब की अंतक मोहब्बत है इस कौम के लिए, उनको देवता बनाएं, उनकी पूजा करें, उन्हें वजीर आजम ना बनाएं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज। इसका फैसला सलमान साहब नहीं करेंगे। सलमान साहब और मेरे लोग से ही ज्यादा कर रहे पढ़े हैं, लिखे लोग लोग ही सोच कर के रहे फैसला हैं। करेंगे। हमसे ज्यादा सिविक सेंस रखने वाले लोग फैसला करेंगे। हमसे ज्यादा तजर्बा रखने वाले, इस मुआशरे को देखने वाले जो है वो तजर्बा करेंगे। आवाम करेंगे। मैं जी, सलमान साहब के उन्होंने जज्बात 2 साल को- पहले उन्हें इसका हुकूमत से फैसला निकाल आवाम दिया और उसके बाद काल मेरे कोठरी ख्याल में में इसका पहुंचाया। फैसला आवाम पे छोड़ देना। अब मैं यहाँ हम तो जज्बात ये का फैसला सलमान यकीनन भाई नहीं के कर सकते। भरपूर जी। एहतराम करते हुए उनको बताना चाहता हूं कि आपके जज्बात के, आपके अरमानों का खून ये अवाम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जब मौका मिला आपको रिपीट टेलीकास्ट 8 फरवरी का होता हुआ दिखाई देगा। जब होगा आगे तब बढ़ते होगा, हैं। अभी जो हुकूमत में आगे है, आप बढ़ते उन्हें हैं। बर्दाश्त करें। और सलमान साहब अच्छा खासा आपको उमर दराज साहब ने मेंबर कौमी असम्बली बनाने जा रहे थे, आप किधर चले नहीं, गए? नहीं, नहीं, चलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं बशीर चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये भी हम इख्तलाफात का जिक्र कर रहे हैं, पार्टियों में इख्तलाफ होते हैं, इख्तलाफ राय भी होता है और उसमें कुछ लोग पीछे चले जाते हैं, कुछ आगे आ जाते हैं, ये भी पार्टियों का फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ का अभी जिक्र आया। मियां नवाज शरीफ बाहर हैं, एक तो क्या वो वापस आएंगे भी नहीं, लेकिन जाहिर है उम्मीद है वो वापस आएंगे, अभी उनकी हुकूमत है, लेकिन उनका रोल अपनी पार्टी में इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं मियां नवाज शरीफ से बात करने से पहले जो अभी सलमान भाई और उमर भाई बात कर रहे थे उस पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपने ख्याल का इजहार करना चाहूंगा, और वो ये है जी। कि देखिए, सियासी जमातों को खत्म नहीं किया जा सकता। इस मुल्क में कब से कोशिश की जा रही थी कि जो सियासी जमातें हैं, कई सियासी जमातों को खत्म करने की कोशिश की गई। क्या 1999 के बाद नवाज शरीफ को खत्म करने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल की गई। उनकी जमात को खत्म करने की कोशिश नहीं की गई। इवन 2015 के बाद, जब 2017 के बाद जब नवाज शरीफ निकाला गया, तो क्या उनकी पूरी जमात जो है वो जेल के अंदर नहीं थी? सारे थे, बिल्कुल थे। नवाज शरीफ के घर के 4 फर्द थे, चारों के चारों जेल के अंदर थे। तो बिल्कुल ऐसी कोशिशें जरूर होती हैं, लेकिन उसी वक्त जब नून लीग को दबाया जा रहा था, जब नून लीग को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, तो नून लीग 27 ज़िमनी इंतखाबात जीती थी और हुकूमत तहरीके इंसाफ की थी। तो अब जब नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इदारे उनकी पूरी सपोर्ट में हैं, और इमरान खान की जमात जो है वो टूटी भी है, उसके लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उस जमात के अंदर से नई जमातें बनी हैं, लेकिन इमरान खान एक मुकम्मल सियासी हकीकत के साथ मौजूद हैं अपनी जगह पर। उनकी जमात एक मुकम्मल सियासी हकीकत के साथ मौजूद है, उसको खत्म नहीं किया जा सका। और वो एक ही सूरत में खत्म हो सकती है कि जब इमरान खान के ये जो मौजूदा सेटअप है, जो लोग हैं, ये सारे के सारे ना रहें, कोई एक बंदा उनके लिए बोलने के लिए ना रहे, और वो अकेले जेल के अंदर जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौजूद हूं, तो शायद तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो खत्म हो जाए। एक और बात, जो इख्तलाफात की बात है ना, तहरीक इंसाफ जो मर्जी है, जिस मर्जी बंदे से जाके पूछ ले, तहरीक इंसाफ इमरान खान है। इमरान खान वो हकीकत है इस वक्त के लोग सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर गौहर को या शेर अफजल मरवत को, यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर को भी घास डालने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं इमरान खान, जो इमरान खान कहेगा वही हम मानेंगे, और वही हो रहा है और लोग उसी की बात मानते हैं। ये जितनी भी इस वक्त खिचड़ी पक रही है तहरीक इंसाफ के अंदर, ये सारे लोग अपना सर्वाइवल तो कर रहे होंगे, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई नुकसान का बायस नहीं बन सकते जब तक कि इमरान खान अपनी जगह पर मौजूद हैं। अलबत्ता अगर इमरान खान किसी लेवल पे जाके कोई डील करते हैं, सरेंडर करते हैं, जिसका मुझे खुद लगता है कि वो खुद दस्ते शफकत के मुतलाशी हैं और वो चाहते हैं कि जो इस वक्त हाथ शहबाज शरीफ और बिलावल पर है वो मेरे ऊपर रखा जाए, अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनकी मकबूलियत में कमी जरूर आएगी, खात्मा फिर भी नहीं होगा। रही बात नवाज शरीफ की, तो देखिए नवाज शरीफ के साथ मुझे लगता है कि धोखा हो गया है, और वो धोखा करने वाले कोई बाहर से नहीं है, अपने घर के अंदर से हैं, और वो हैं जिन पे उन्होंने तकिया किया था और जिनके साथ मामला तय करके वो लंदन गए थे और जिनके कहने पर वो वापस आए थे। तो अब जाहिर है वो इस धोखे में मजीद कितना जो है वो
अपना दिल खट्टा करें। वो कभी जो है वो मरी में छलियां खा रहे होते हैं, कभी वो किसी जगह पर जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन कोई बड़ा फैसला उनकी जमात का बज़ाहिर बज़ाहिर कह रहा हूँ कि उनकी मर्जी से नहीं हो रहा या उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि तहरीके मुस्लिम लीग नून के जिस भी रहनुमा को, जिस भी एमएनए को, जिस भी वजीर को शहबाज शरीफ से शिकायत होती है, वो ज़रूर उनके पास शिकायत लेके जाता है और उसकी शिकायत सुनी भी जाती है और उसका रिड्रेसल भी होता है। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आपको याद होगा कि 14 अगस्त को शहबाज शरीफ ने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडे का ऐलान कर दिया था। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा जो है वो शहबाज शरीफ के अपने जो पुराने दोस्त अहबाब हैं जो उनके साथ लाहौर में थे, आहत चीमा वगैरह और बाकी लोग, उनका बनाया हुआ था। एहसन इकबाल ने शिकायत की नवाज शरीफ से और उनके कुछ दोस्तों ने शिकायत की नवाज शरीफ से कि एहसन इकबाल का बनाया हुआ एक 5 साला मंसूबा तैयार पड़ा है जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म भी है, लोगों के लिए रिलीफ भी है, लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी भी है, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। जबकि एक बाहर के एक बरतानवी प्रोफेसर का बनाया हुआ जो एजेंडा है उसका ऐलान किया जा रहा है। तो नवाज शरीफ ने उसका नोटिस लिया और रायविंड में इजलास हुआ। उसी इजलास के दौरान नई जो होम ग्राउंड कमेटी है उसका इजलास हुआ, का नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसहाक डार को उसका सरबराह बनाया गया और उन्होंने एक नए सिरे से एक प्रपोजल तैयार किया है। तो नवाज शरीफ जो है वो जरूरत पड़ने पर कायद हैं, बसूरत दीगर वो आराम कर रहे हैं। वो आराम कर रहे हैं अभी इस सूरत हाल में। हमारी मुख्तलिफ ज़ाहिर है पोलिटिकल पार्टीज़ का भी हम इसी में जिक्र कर रहे हैं, अपने दीगर मौज़ूआत का भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इमरान आपसे जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर है हम मुख्तलिफ सियासी जमातों का वैसे तो हम जिक्र कर चुके, मगर जैसे सियासी जमातों में तब्दीली आती है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। ये हमारे जस्टिस गुलहसन औरंगज़ेब साहब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ATC जज अबुल हसनात के बारे से जो रिमार्क्स दिए उस पर आपने यकीनन देखा, हमने भी उस पर गुफ्तगू की है। आज उन्होंने कहा जी मेरा गुज़िश्ता रोज़ का गुस्सा जो है वो बिला जवाज़ था। तो ये रवैये में एकदम तब्दीली, इसकी क्या कोई ख़ास वजह है? वो किसी कैफियत में थे या क्या ऐसा होता रहता है अदालतों में? ये कोई पहली दफा नहीं था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जस्टिस अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के हवाले से इस तरह के रिमार्क्स दिए हों। मुझे याद है कि जब साइफर केस का एक दफा ट्रायल हुआ, फिर वो कलअदम करार दे दिया गया, फिर दोबारा ट्रायल हुआ, फिर कलअदम करार दे दिया गया। उस बेंच में भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मौजूद थे और वो बार बार जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की गलतियों की निशानदेही कर रहे थे। कल भी शायद उन्हें वही सारा फ्लैशबैक हो गया कि जितनी गलतियां अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस में की और फिर बाद में जिस तरह से वो आंखें बंद करके किसी का भी रिमांड उनके पास जाता है तो वो रिमांड मंजूर कर लेते हैं। तो वो एक कैफियत ही कह लें। और खासतौर पर बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर और जब हम अदालतों में देखते हैं उसमें यह है कि जब आप जजेस के रिमार्क से आप कोई कंक्लूसिव अपना वो आर्गुमेंट जनरेट ना ही करें तो बेहतर होता है, क्योंकि ये मोर देन 80% ऐसा होता है कि जजेस के रिमार्क्स कुछ होते हैं और जो फैसले आते हैं वो कुछ और होते हैं। इसी तरह से आज ये जो तब्दीली आई है वो एक लिफाफा आया था जिसमें रिपोर्ट पेश की गई थी कि देर तक ये आजम सवाती का रिमांड क्यों दिया गया, उसकी क्या वजूहात थी, जज के पास पूरे दिन में कितने मुकदमात थे। वो सारी डिटेल्स फिर जज साहब ने देखी और फिर वो थोड़ा सॉफ्ट हो गए। लेकिन ये एक चैलेंज जरूर है जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के कंडक्ट के हवाले से। कई दफा बात हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वो इतने ताकतवर तरीन जज हैं कि उनके खिलाफ पहले भी कोई एक्शन नहीं हुआ और बाद में भी इस तरह का कोई एक्शन हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये जजेस के जो रिमार्क्स होते हैं इनको बस लाइट लिया करें। ये उसी दिन की खबर तो होते हैं, फैसले जब आते हैं तो वो उसमें काफी सारी तब्दीलियां होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब सलमान साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये तो ज़ाहिर है जजेस के रिमार्क्स की ज़्यादा, जैसे आमतौर पे कहा जाता है, वो फैसलों पे इम्पैक्ट नहीं करते हुए एक बात होती है, लेकिन ममालिक के जो सफ़ीर होते हैं उनका तो इम्पैक्ट जो होता है ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर।
और आप समझ गए होंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से चीनी सफ़ीर ने एक कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के हवाले से भी कहा कि जो यहाँ पे चीनी लोग मारे गए, उनके खिलाफ दहशतगर्दी हुई, वो चीन के लिए नाकाबिल कबूल है। और उस पर फिर हमारे दफ्तर ख़ारजा ने भी उस पर रिस्पॉन्स किया है और उनका कहना है कि ये हमारे लिए हैरान कौन है चीनी सफ़ीर का बयान। तो ज़ाहिर है ये भी हम मेरे ख्याल में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इस तरह की चीन के साथ हमारी जो गुफ्तगू है, एक दूसरे को जवाब और जवाबुल जवाब जो है वो दिया जा रहा है। क्या कोई दोस्ती कमज़ोर हो रही है या ये भी नॉर्मल? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और चाइना की जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो अब से नहीं है, बहुत अरसे से है और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। देखें, चाइनीज़ सिटीजन्स जो हैं उनका कत्ल हुआ है पाकिस्तान के अंदर और बहुत सफ़ाकाना और तरीके से हुआ है और एज अ सिटीज़न ये उनका हक है। वो चाइनीज़ सिटीज़न थे, द चाइनीज़ गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू नो कि उनके सिटीज़न के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, वो कौन से महरक़ात थे जो इस सारे के सारे पीछे थे और क्या उनको सज़ा दी गई है या नहीं दी गई है। तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये जो हैरत का इजहार किया गया है वो गालिबन इस वजह से था क्योंकि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ डूइंग एवरीथिंग दैट इट कैन टू ट्रेस पीपल एंड हेल्ड अकाउंटेबल जो भी इस सारे के सारे वकूए के पीछे थे। एंड नॉट जस्ट दिस स्पेसिफिक केस जो अभी हफ्ता 10 दिन पहले हुआ, उससे पहले भी जितने मामलात हुए हैं उनकी बहुत हाई लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑल द वे टू द टॉपेस्ट ऑफिस तक जाती है और वहाँ से फिर आपकी जो आगे उनके ऊपर एक्शन है वो किया जाता है। तो शायद इस वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनकी तरफ से थोड़ा सा हैरान कौन एक जो है ना वो स्टेटमेंट आया है। बट रेस्ट एश्योर्ड, जो आज आपने महीने के अंदर पिछले एक कार्रवाई देखी होगी, आपको उससे अंदाज़ा हुआ होगा कि चाइना इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू रिवाइव CPEC 2 का जो अब जिसको अब नाम दिया जा रहा है प्रोजेक्ट के, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उनकी ज़ाहिर है यही अवलीन तरजीहात होंगी कि जब उनके इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर आएँ या जब उनका बाकी टेक्निकल स्टाफ पाकिस्तान के अंदर आए तो उनकी सिक्योरिटीज़ को इंश्योर किया जाए ताकि ये जो ट्रांजिशन है और ये जो कंस्ट्रक्शन का एक पूरा का पूरा फेज़ है इसको जो है वो ईज़ आउट किया जा सके और स्मूथ आउट किया जा सके और वो चाइनीज़ सिटीजन्स जिन्होंने पाकिस्तान आना है उनको भी एक तरीके से जो है वो मैसेज दिया जाए ऑफ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी कि वो पाकिस्तान में आके बेखौफ ख़तर जो है वो काम कर सकते हैं, उनको इस किस्म के मामलात और मसाइल नहीं होंगे। हैविंग सेड दिस, आज एक और डेवलपमेंट हुई गालिबन लाहौर के अंदर जो है अरामको ने अपना पहला जो स्टेशन है पेट्रोल स्टेशन उसकी इनाग्रेशन की है। तो देखें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं या और ममालिक इंटरेस्टेड हैं उनको जो है वो दावत दी जाए। ठीक है, गुज़िश्ता रोज़ फिर मियाँ साहब भी, वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ मौजूद थे, मुआहदों पे दस्तखत हुए। अच्छा उमर दराज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो चाइना वाले मामले पे भी अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब में एक बड़ा मामला स्मॉग का है, लाहौर में बिलखसूस, और उसके हवाले से आज जो वज़ीर आला पंजाब ने गुफ्तगू की कि बहुत वक्त लगेगा, तो उससे पहले तो जाहिर है वो बड़ी एक्टिव भी दिखाई दे रही थी और फिर जो इकदाम किए गए हैं वो कितने काफ़ी हैं और ये वक्त लगेगा से क्या मुराद, कितना मतलब वक्त लगेगा इस स्मोक के खात्मे के हवाले से, या इसको अभी ना ही समझें इस दौर हुकूमत में? अच्छा, एक तो चाइना वाला मामला बहुत हसास है, मेरे ख्याल से इसको इतना पब्लिकली नहीं जाना चाहिए था और इल्ला माशाल्लाह हमें हमारे होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। एक जानिब हम आज चाइना वाले मामले के ऊपर देख रहे थे कि हमारा दफ्तर खारजा क्या कह रहा था और उधर से क्या स्टेटमेंट आ रही थी और दूसरी जानिब हम अमेरिका को ललकार रहे थे। यूं लग रहा है जैसे जो हमारा खजाना है उसमें कुछ शायद 650 या 690 या $650 अरब पड़े हुए हैं, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम इधर भी हालात को बिगाड़ लें उधर भी कर लें। तो समझ नहीं आती कि कौन कौन से लोग हैं या क्या उनके समझ बूझा क्या चीजों को कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये मामला अच्छे तरीके से ही रहे। चाइना एक बड़ा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और दोस्तों को आजमाइश में नहीं डालते, दोस्तों के कंसर्न्स दूर करते हैं और दोस्ती को मजीद गहरा करते हैं। अल्लाह करे हमारे फैसला साजों को भी यही बात समझ आए। आगे चलते हैं। स्मोक वाला मामला बहुत हसास है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन का एक नया मंसूबा लाया गया जिसमें कहा जाए यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ चिंची नहीं है। आप मेरे साथ चले उन इलाकों में, आपको दिखाऊं आज भी चिंची रिक्शे वहां पे घूम रहे थे और हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, आसरे पे है यही कि जी आज इंडिया की तरफ से हवाओं का रुख इस तरफ था तो आज बहुत ज्यादा स्मोक थी जी, कल उस तरफ चला गया तो हम बस इस मसले को देखेंगे। देखिए हवाएं पहले भी यहीं पे थे, इंडिया में आज नहीं। मैं काश्तकार हूं और आप पंजाब में जानते हैं कि जब फसल होती है तो उसकी बाकियात को जलाया जाता है। ये आज से नहीं हो रहा, ये तवील अरसे से हो रहा है। असल बात यह है कि हम मुद्दे की तरफ नहीं जा रहे। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो अशराफिया है, उनकी तरफ कोई जाना नहीं चाहता। और इंडिया में भी पंजाब के अंदर पहले भी बाकियात जलाई जाती हैं, हवाएं पहले भी चलती थी, तो ये अचानक कैसे हुआ?
हमारे पास कोई काउंटर प्लान नहीं सिवाय दुआओं के और ये कहने के कि अवाम का रुख उस तरफ हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा। हमें बताया गया था कि 26वीं आनी तरमीम बहुत माहौल दोस्त है और पंजाब की सीनियर मिनिस्टर साहिबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत करती हैं, दावे भी बहुत करती हैं, जाहिर है उनके ऊपर बहुत दबाव है, बहुत काम का बर्डन है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर हमें उस तरह चीजें दिखाई नहीं दी जा रही। आर्टिफिशियल काम दिखाई दे रहा है कि जी एंटी स्मोक हमने स्क्वाड बना दिया है, जी हमने स्कूल्स की टाइमिंग्स तब्दील कर दी हैं। हमने परसों खबर दी कि जाती उमरा जो सीएम की रिहाइश के करीब का मुहरिका इलाका है वहां पे पत्ते जलाए जा रहे थे, तो वो सिर्फ कॉस्मेटिक किस्म के इकदाम नजर आ रहे हैं। हम ना जो माहिरीन है उनको शामिल कर रहे हैं, ना लॉन्ग टर्म प्लान है। आपने लाहौर शहर में गनीमडी का इलाका देख लिया, आज से 5 साल पहले कौन सा था और आज कौन सा है, तो वो हम खुद दुश्मन है। उसमें सिर्फ नून लीग को भी ना कहें, उसमें पीटीआई को शामिल कर लें, मुझे शामिल कर लें, उसमें आप खुद को शामिल कर लें, बतौर मुआशरा बात करो, हम सब उसका कसूरवार है। दरख्तों को हमने काटा है, दरख्त हम नहीं लगा रहे और कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। ये सारी डंग टपॉ पॉलिसीज हैं और मुझे मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई उसकी बेहतरी नजर नहीं आ रही। सच्ची बात बताऊं, लाहौर शहर में रहते हुए लाहौर से बहुत मोहब्बत, लाहौर बहुत खूबसूरत शहर जो बागों का शहर कहलाता था, आज वहां पे सांस लेना भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी पे मैं बशीर चौधरी साहब, जाहिर है जी एतजाज इस पे एक कमेंट करना चाहूंगा कि अगर हमने स्मोक का मसला हल करना है तो चाइना से सीखें कि बीजिंग एक वक्त में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार किया जाता था और फिर उन्होंने एक विल शो की कि कैसे हमने इस स्मोक पे कंट्रोल करना है, पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है। फिर उन्होंने पूरे बीजिंग से जो इंडस्ट्री थी उसको बंद कर दिया, उनको शिफ्ट किया गया शहर से दूर और शहर के आसपास इस तरह के किसी भी किस्म के काम की इजाजत नहीं थी। उन्होंने अलग से इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई, वहां पे जितनी भी इंडस्ट्री थी उसको शिफ्ट किया गया, दीगर भी जो इसके जो मुहर्रिकात हो सकते थे उस पर कंट्रोल किया गया। और अब आप देखें कि वहां पे ऐसा ब्लू स्काई आपको मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाता है। चाइना से अगर पहले भी हम सी पैक के प्रोजेक्ट्स में अगर हम उनके साथ इस तरह से अच्छे से कोऑपरेशन करें तो वो तो अपने बाहें फैलाए हुए हैं, वो हमारे लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर जब इस तरह के मामलात होते हैं, जैसे आज हमने उनको ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और इस तरह के जो इकदामात हैं ये बड़े स्मूथ तरीके से भी हो सकते थे, जैसे उमर दराज ने कहा कि इनको पब्लिकली इस तरह से नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। अब वहां से हम उल्टा ये डिस्कस कर रहे होते कि हमने वहां से प्लान लिया है और हम स्मोक का खात्मा करने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है बशीर चौधरी साहब। अच्छा, ये क्या अभी तक हम डायग्नोज भी नहीं कर सके कि मामला क्या है? इंडस्ट्री है, जैसे अभी इमरान भी जिक्र कर रहे हैं, बीजिंग की मिसाल हमारे सामने है और जोर जो है वो सारा किसान पे ही सामने आ रहा है कि जनाब फसलें ना जलाई जाए। तो आप क्या समझते हैं कैसे होगा यार? जिस तरह उमर दराज ने कहा कि वो किसान है, तो मैं भी किसान हूँ। उसमें जो है ना थोड़ा सा फर्क आया है हमारी जो ज़राअत है उसके शोबे में। माजी में जो है वो सारा किसान का ज्यादातर काम जो है वो हाथ से होता था और जो खास तौर पर जो चावल की बाकियात हैं वो चारे के तौर पर इस्तेमाल हो जाती थी। अब क्या होता है कि अब वो बड़े बड़े वो आए हैं थ्रेशर टाइप जो डाले, वो आते हैं और वो ऊपर से दाने उठा के ले जाते हैं और जो नीचे उसका पराली है वो रह जाती है। अब वो किसी काम की नहीं होती और होता ही है कि उसको आग लगा दी जाती है। अब लाहौर का मसला क्या है? लाहौर का मसला यह है कि एक तरफ अमृतसर है जहां बहुत ज्यादा चावल है, वो आग लगाते हैं, और दूसरी तरफ हफ्जाबाद, पिंडी बटियां, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, ये सारे इलाके हैं जहां पे चावल जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में होता है, बल्कि यही सारे इलाकों में चावल है और वो बाकियात को आग लगाते हैं। ऊपर से इंडस्ट्री है जिसका जिक्र ज़ाहिर हो रहा है और वो है भी, और साथ में ये इत्तेफाक से मौसम ऐसा है कि इन दिनों जो हवा में नमी का तनासुब होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो जो पोल्यूशन जिसने दूर जाना होता है वो वहीं पे डंप सी और रुक सी जाती है और वो लोगों के सांस लेने को दुश्वार कर देती है। तो इस सारी सिचुएशन का जाहिर है हल जो है वो एक्सपर्ट्स के पास है, मेरे पास एक्सपर्ट्स को जी हम लोगों के पास जाहिर है, हम डिस्कस कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं। फिर जिन शहरों में ये हुआ है दुनिया के, उनसे हमें मिसाल लेनी चाहिए। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।